हमास ने गाजा में जंगबंदी के लिए इजराइल के सामने एक नया प्रपोजल रखा है। इसके जवाब में इजराइल ने भी बड़ा कदम उठाया है। ये सब मैं आपको इस छोटे से मगर इंफॉर्मेटिव वीडियो में बताने जा रहा हूं, लिहाजा आखिर तक बने रहिएगा। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। आपके साथ मैं आदिल खान आजाद। हमास ने 3 फेज में किए जाने वाले एक नए सीज फायर का प्रपोजल रखा है। इसके मुताबिक हर फेज 42 दिन का होगा, यानी कुल जमा ये 106 दिन का होगा सीज फायर। हमास ने विस्थापितों की वापसी और मदद पहुंचाने के लिए अल रशीद और सलाह अल दीन रोड से इजरायली ऑक्यूपेशन फोर्स की वापसी की शर्त रखी है, ताकि यहां पर एड आ सके आसानी से। हमास ने हर जिंदा महिला होस्टेज फौजी के बदले 50 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा करने की पेशकश की है, जिनमें से 30 फिलिस्तीनी उम्र कैद की सजा इजरायली जेलों में काट रहे हैं। हमास ने शर्त रखी है कि दूसरे फेज की शुरुआत के साथ फौजियों की किसी भी अदला बदली से पहले एक परमानेंट सीज फायर का ऐलान करना होगा। हमास के इस प्रपोजल में गाजा पट्टी के लिए एक कॉम्प्रिहेंसिव रिकंस्ट्रक्शन प्रोसेस, यानी कि यूं कहिए कि आप फिर से तामीर करो गाजा में जो भी बर्बादी की, यानी कि व्यापक पुनर्निर्माण प्रक्रिया शुरू करना भी शामिल है। साथ ही यह भी है कि तीसरे चरण की शुरुआत के साथ नाकाबंदी जो कर रखी है, जो सीज कर रखा है इजरायली फोर्सेस ने गाजा को, वो नाकाबंदी खत्म करनी होगी। हमास के इस प्रपोजल को लेकर इजराइल में बातचीत शुरू हो चुकी है। बातचीत किसी एक बहुत अहम मसले को लेकर भी हुई है, जिस पर वॉर कैबिनेट ने मंजूरी दी है। मैं आगे आपको बताऊंगा। बातचीत शायद मिस्र में हो इस प्रपोजल को लेकर, लेकिन अगर हमास का डेलीगेशन मिस्र जाता है तो यह साफ इशारा होगा कि इजराइल रेड लाइन से सहमत हो गया है, यानी यूं कहें कि हमास के सामने झुक गया है। तो ऐसे में ये 3 रेड लाइंस इजराइल के सामने जो होंगी, जो उसे माननी होगी, उन्हें आप समझ लीजिए। नंबर 1, हमलों को उसे रोकना होगा, यानी जो हमले गजा पर वो कर रहा है उसे रोकना होगा। बाकी जो उसके हमलों से गजा में बेघर हो गए हैं, दूसरे नंबर पर उनकी वापसी होनी होगी। और तीसरी शर्त, तीसरी रेड लाइन, कि इजरायली फौज को पीछे हटना होगा। इस प्रपोजल के अलावा एक लंबा बयान भी जारी किया गया है, जिसको सुने जाना बेहद जरूरी है। यह हमास ने जारी किया है, अब जरा सुनिएगा। और इसमें बात सिर्फ इजराइल नहीं, अमेरिका की भी है। हमास ने कहा है कि ज़ायनी ऑक्यूपेशन गाजा पट्टी में हमारे निहत्थे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ नरसंहार कर रहा है, और फ्राइडे की नाइट, यानी थर्सडे फ्राइडे की नाइट, एक और जेनोसाइड ने गाजा शहर में क्वेच चौराहे पर ह्यूमैनिटेरियन एड का इंतजार कर रहे आम लोगों की एक भीड़ को निशाना बनाया, जिसके नतीजे में दर्जनों लोग शहीद हो गए और कई घायल हो गए। ये भुखमरी की ज़ायनी नीति का सामना कर रहे निहत्थे आम शहरियों के नरसंहार और ब्रूटल टारगेटिंग की एक सीरीज को जोड़ता है। कब्जे वाली सेना यानी कि ऑक्यूपेशन फोर्स के खिलाफ कार्रवाई करने में इंटरनेशनल कम्युनिटी और यूनाइटेड नेशंस की नाकामयाबी ज्यादा भयानक जुर्म है, अपराध करने के ज्यादा भयानक अपराध करने के लिए एक हरी झंडी जैसी। अगर ये कम्युनिटीज कोई कार्रवाई नहीं कर रही हैं तो एक हरी झंडी ही है। और ये राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन के फुल सपोर्ट के साथ हमारे फिलिस्तीनी लोगों के खिलाफ जेनोसाइड और एथनिक क्लिंजिंग यानी कि जातीय सफाई अभियान का एक हिस्सा है। यह आपराधिक इकाई यानी कि इजराइल को किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कार्रवाई से बचाता है। हमास ने आगे कहा कि हम अमेरिकी हथियारों के भेजे जाने और अमेरिकी सपोर्ट के साथ नाजी कब्जे वाली सेना की तरफ से किए जा रहे कंटिन्यूअस नरसंहारों के लिए राष्ट्रपति जो बाइडेन के एडमिनिस्ट्रेशन को जिम्मेदार मानते हैं, यानी उनकी हुकूमत को जिम्मेदार मानते हैं। हम यूनाइटेड नेशंस और अरब लीग से इस नरसंहार को रोकने के लिए मुदाखलत करने, दखल देने और इजराइल को की फांसीवादी नीतियों के आगे झुके बिना जमीनी सरहदों से मदद भेजे जाने का मुतालबा करते हैं। मदद भेजी जाए। अब इसके अलावा कुछ और खबरें हैं, वो देख लीजिए। मैंने कहा था ना इजराइल ने इसके जवाब में क्या किया है। इजराइल असल में थोड़ा सा झुकता हुआ नहीं दिखना चाह रहा है, तो उसने रफा के अंदर ग्राउंड ऑपरेशंस की मंजूरी दे दी है, जिसके लिए पूरी दुनिया मना कर रही थी। यह भी एक बड़ी खबर है आज की कि नेतन्याहू ने रफा पर हमला करने को अप्रूवल दे दिया है वॉर कैबिनेट की मीटिंग में। अब क्या होगा रफा में, ये इस पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं, क्योंकि दुनिया के बड़े देश और इंक्लूडिंग अमेरिका ये कह रहे थे कि भाई वहां हमला मत करना। जबकि मैंने आपको एक स्टोरी दिखाई थी कि अमेरिका और इजराइल में एक गुप्त डील हुई है कि अगर तुम एक बार हमला करना चाह रहे हो और हमास ही तुम्हारा टारगेट है तो एक बार हमला कर लो, लेकिन सिर्फ हमास को नुकसान पहुंचे, आम लोगों को नहीं।
तो यहां पर लिखा है मेगाट्रॉन ने अटैक ऑन राफा वाज अप्रूव्ड एंड इज कमिंग शॉर्टली। राफा पर अटैक अप्रूव हो गया है और ये बहुत जल्द शुरू होने वाला है बॉस। प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू अप्रूव द प्लान्स फॉर एक्शन इन राफा। उन्होंने राफा पर एक्शन का प्लान तैयार कर लिया है, उसे अप्रूव कर दिया है। आईडीएफ इज गेटिंग रेडी फॉर द ऑपरेशनल साइड एंड फॉर द इवैक्यूएशन ऑफ द पीपल। और आईडीएफ जो है पूरी तरीके से अब हमले की तैयारी कर रही है। और वहां जो 13 लाख लोग हैं, 2.5 लाख की आबादी वाला शहर था राफा, लेकिन नॉर्थ गजा, खान यूनिस और न जाने कितने आपका देर अल बला सबको तबाह कर दिया। सेंट्रल गजा तबाह है, साउथ गजा में रफा भी आता है, साउथ गजा बहुत बड़ा है, साउथ गजा को भी तबाह कर दिया। बचा क्या था? रफा, जहां पर नॉर्थ, सेंट्रल और साउथ के बाकी इलाकों के लोग पहुंच गए पनाह लेने के, शायद यहां जिंदा रह ले। इजराइल नाम का जो है वो मोरल आर्मी जो है यहां उन्हें ना मारे। 15 लाख लोग हो गए 2.5 लाख लोगों की जगह पर। सरहद पर भी मिस्र से लगती हुई सरहद पर लोग रहने लगे। मिस्र कह तो रहा है मदद पहुंचाएंगे, लेकिन सरहदें नहीं खोल रहा है। खैर छोड़िए, वो सब अलग बात कर लेंगे। तो यहां पर अब 15 लाख लोगों की आबादी को इजराइल कह रहा है कि हम रफा में इवैक्यूएशन, कितने 15 लाख लोगों को कहां ले जाओगे? कहां? खंडरों में जहां तुम्हारे स्नाइपर्स छुपे बैठे हैं, तड़ से गोली मार देते हैं राशन लेने वालों को भी। अब वहां ले जाकर क्या इन्हें मारना चाह रहे हैं? ये बात समझ से परे है। और हमास का जो बयान है उसमें इस बात की झलक मिलती है कि ये पूरी तरीके से फलस्तीनियों को कत्ल करने की साजिश चल रही है। अगर रफा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होते हैं, आप सोचिए, एक गोली सुनकर भगदड़ मच जाती है। हाँ, ये और बात है कि फलस्तीनी अब ऐसी कौम है कि जो गोलियों की या गोलों की आवाज सुनकर भागते नहीं हैं। वो देखते हैं और सोचते हैं कि बस ये मेरे पास ना है, आ गया तो फिर भागेंगे या चले जाएंगे। उन्हें आदत हो गई 75 सालों में। एक फिलिस्तीनियन जो पैलेस्टीनियन मुजाहिदीन है मूवमेंट, ये भी जो है लड़ रहा है फिलिस्तीन की लड़ाई इजराइल से। इन्होंने भी जो है एक स्टेटमेंट जारी किया है और इस स्टेटमेंट में यही कहा है कि अमेरिकी एडमिनिस्ट्रेशन, वेस्टर्न गवर्नमेंट्स, अरब रिजीम्स, ये सब लोग खड़े हुए तमाशा देख रहे हैं। फिलिस्तीनियों का नाहक खून बहाया जा रहा है। कुवैत राउंड अबाउट जो है गजा में एक चौराहा है, कुवैत राउंड अबाउट उसका नाम है, वहां पर नाजी जियोनिस्ट एनिमी ने जो राशन के लिए लोग इकट्ठा थे उन पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दी। उनको बिल्कुल शहीद इसलिए कर दिया कि वो भूख से नहीं मर रहे थे, तो सोचा कि गोलियों से ही मार दे। वरना तो लोग कह रहे हैं कि प्लान ये है कि लोगों को भूख से ही मार दिया जाए, जो नॉर्थ गजा से हम तस्वीरें देख रहे हैं। तो उन पर ओपन फायर कर दिया, जबकि इनके पास ना कोई हथियार था ना कुछ। सोचिए, ये क्राइम अगर इराक में, ईरान में, यहां कहीं हो रहा होता, लीबिया में, तो मानवता का वो पापा जो इसको पाल रहा है वो पहुंच जाता कि नहीं, हम तो मानवता की रक्षा करने आए हैं। क्या क्या रक्षा की है उन्होंने, आपको पता है। जहां जहां डेमोक्रेसी के लिए गए वो वहां वहां बर्बाद कर दिया तमाम मुल्कों को। लाइन है डेमोक्रेसी, इजराइल में जाए, कोई डेमोक्रेसी है? नहीं है। कोई किसी की बात मान रहा है? नहीं मान रहा है। वॉर के कुछ नियम है, जंग के कुछ नियम, कोई मान रहा है? नहीं मान रहा है। डेमोक्रेसी लाने की जरूरत इजराइल में है, इराक में नहीं थी। क्या किया था सद्दाम ने? क्या कर रहे थे गद्दाफी? क्या कर रहे थे? और क्या कर रहे हैं फिलिस्तीनी? इनकी जमीनें कब्जा है, आप भी मानते हैं, यूएन भी मानता है, तो इनको इंसाफ कौन देगा? इसीलिए तो ये ग्रुप्स खड़े, हम इनके कोई सपोर्टर थोड़ी ना, कोई इनका सपोर्ट नहीं करता। बंदूक चलाने वाले का कौन कोई सपोर्ट करेगा? लेकिन कोई ये तो पूछे, बंदूक बेचने वाले का धंधा ऊपर कैसे जा रहा है? दुनिया के टॉप 5 देशों में दूसरे नंबर का एक्सपोर्ट जिस कंट्री के पास है, उसके पास सिर्फ 11% एक्सपोर्ट है। और अमेरिका नंबर 1 एक्सपोर्टर है हथियारों का, उसके पास 45% है। ये हथियार जा कहां रहे हैं? सारे देशों की सरकारों को थोड़ी ना बेचे जा रहे हैं। पता तो करना चाहिए। सब कुछ आपके सामने, इजाजत दीजिए।